तो फिल्म की कहानी 1989 में शुरू होती है, जहां हमें किष्किंधापुरी में सुवर्णमाया नामक रेडियो स्टेशन दिखाया जाता है। रेडियो स्टेशन के अंदर एक इंसेक्ट कांच तोड़ के अंदर घुसता है। तभी इन्हें किसी के रोने की आवाज आती है और ऐसे में 5 लोग आवाज का पीछा करते हुए नीचे एक कमरे में जाते हैं। वहाँ एकदम से इनके सामने 6th बंदा ऊपर से चोटिल हालत में गिरता है। देन यहाँ ढेर सारी असाधारण गतिविधियां होने लग जाती है। फिर एकदम से रेडियो ऑन हो जाता है और रेडियो से एक भूतिया आवाज इन लोगों का स्वागत करती है। देन इनके नाम बुलाती है, सेइंग कि इन्होंने सॉन्ग रिक्वेस्ट किया है। इसके बाद इस कमरे का दरवाजा बंद हो जाता है और कमरे में गैस भरने लगता है। जब दरवाजा खुलता है तो हम इन 6 लोगों को समाप्त पाते हैं। इनफैक्ट जो इंसेक्ट रेडियो स्टेशन के अंदर आया था वही इन लोगों के सर के आर पार चला गया था, जिससे ये लोग खत्म हुए थे। फिर इनकी लाश क्रॉस स्वास्तिक वाले सिंबल बना के सजा दी गई थी। यहीं पे इंट्रो सीन कट होता है। इसके बाद कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है, जहां हम एक ग्रुप से मिलते हैं जो कि लोगों को घोस्ट वॉकिंग टूर देता है। मतलब ऐसा ग्रुप जो कि टूरिस्ट्स को किसी हॉन्टेड स्पॉट पे लेके जाएगा और वहां की टूर देगा। इस ग्रुप में प्राइमरली 3 लोग थे, जिनके नाम है मैथिली, राघव और सुमित। नाउ राघव का एंट्री सीन कुछ ऐसा होता है, जहां एक बच्चा गलती से बंदर और उसके बच्चे को छेड़ देता है, जिससे ढेर सारे बंदर मेले में इंसानों पे हमला करने लग जाते हैं। ऐसे में राघव ना सिर्फ बंदरों को गलने देता है, बल्कि वो एक बंदर के बच्चे को जलने से भी बचाता है। इससे सारे बंदर शांत होकर वापस चले जाते हैं और मेले में जो पूजा हो रहा था वहां के पुजारी राघव को एक भगवान श्री राम का कड़ा देते हैं, जिससे राघव को प्रोटेक्शन मिलेगा। इस कड़ा वाली बात को आप याद रखना, क्योंकि इसका ही आगे काम होगा और इसीलिए मैंने आपको ये इंट्रो सीन बताया है। खैर, इस सब के बाद सुमित और मैथिली अपने क्लाइंट्स को निर्बंध निलायम नामक जगह पे घोस्ट वॉकिंग टूर देने जाते हैं, जहां राघव भी पहुंच चुका था। इस जगह पे पहले से ही राघव, सुमित और मैथिली सेटअप किए थे, यानी कि टूरिस्ट को जबरदस्ती डराया जा रहा था। लाइक बेड को वायर से हवा में उठाना, साउंड्स लगाना स्पीकर से जो कि भूतिया आवाज होंगे, नकली EMF मीटर रखना और उसमें रीडिंग्स दिखाना, देन एक लड़की को भूत वाले गेटअप में तैयार करना ताकि टूरिस्ट्स को डराया जा सके एंड ऑल दैट। अब इन टूरिस्ट्स के बीच एक विहारी नामक बंदा था, जो यूं तो खुद को घोस्ट हंटर बुलाता था, लेकिन वो खुद भूतों से डरता था। इनफैक्ट विहारी बार बार इनके घोस्ट वॉकिंग टूर पे आके इन्हें क्वेश्चन करता था कि ये लोग सब सेटअप करते हैं एंड टूरिस्ट के साथ फ्रॉड करते हैं। विहारी इन्हें गूगल पे खराब रिव्यूज भी देता था। जो भी हो, ये ग्रुप फिर से एक और टूर ऑर्गेनाइज करने जाता है और इसमें भी बाकी टूरिस्ट के साथ विहारी आ गया था। विहारी के अलावा यहाँ ताकी खोंदा वीरभद्रा नामक इंसान था, जो कि टूर पे इसलिए आना चाहता था ताकि वो अपने स्वर्गवासी वाइफ से मिल सके, जो कि 1 साल पहले खत्म हुई थी। देन यहाँ एक कपल थे, एक और लड़की थी और 2 मर्द थे जो कि ट्रेन ड्राइवर्स थे। विहारी यहाँ एक डब्बे से चिट निकालता है जो कि इनका नेक्स्ट डेस्टिनेशन डिसाइड करेगा, और ये जगह थी सुवर्णमाया रेडियो स्टेशन। इस टूर पे राघव की टीम के साथ एक मोक्षा नाम की बच्ची भी जा रही थी, जिसका ख्याल राघव और मैथिली रखते थे। बस फिर क्या था, अगले सीन में हम सभी को वैन से सुवर्णमाया रेडियो स्टेशन पहुंचते देखते हैं। ये वही जगह है दोस्तों जिसे हमने फिल्म के स्टार्टिंग सीन में देखा था। ऑल्दो फिलहाल इस जगह की गेट पे रिलीजियस सील थी, मानो इस जगह को पूजा पाठ करके बंद किया गया है। राघव तुरंत यहाँ रखे त्रिशूल से ना सिर्फ सील को तोड़ देता है, बल्कि यहाँ की लॉक को तोड़ के रेडियो स्टेशन का दरवाजा भी खोल देता है। इसी के पैरेलल में हम व्यूअर्स क्लियरली समझ पाते हैं कि पास के रेलवे ट्रैक से कोई बुरी आत्मा एक्टिव हुई है, जो कि इस पे आ चुकी है। एनीवेज, राघव यहाँ सबको अपने मन से बना के भूतिया कहानी सुनाने लगता है कि सुवर्ण और माया 2 ट्विन सिस्टर्स थी, वगैरह वगैरह। और विहारी एज यूजुअल इन्हें क्वेश्चन कर रहा था कि इनकी कहानियां झूठ है। बातों बातों में ये वहां के रेडियो को ऑन करते हैं, जिससे इनिशियली तो कुछ नहीं होता, लेकिन फिर एकदम से रेडियो ऑन होता है और इस जगह की लाइट जलने बुझने लगती है। फिर रेडियो से वही पहले सीन वाले भूतिया औरत की आवाज आती है, जो कि डेट बताती है 9th of August 1989 और दिन वेडनेसडे। फिर ये आवाज यहाँ आए सभी लोगों को वेलकम करती है, देन कहती है कि रेडियो स्टेशन का अब रीब्रॉडकास्ट शुरू होगा, एंड इन द एंड ये यहाँ आए लोगों को खत्म करने की बात करती है। अब ताकि होंडा वीरभद्रा को लग रहा था कि कहीं ये उसकी पत्नी तो नहीं, लेकिन बाकी लोग समझ गए थे कि इस बार पैरानॉर्मल रियल है। ऐसे में सभी बाहर भागते हैं, लेकिन बाहर इनकी वैन में आग लग चुकी थी। जी हाँ दोस्तों, इससे सभी डर जाते हैं और किसी तरह इस जगह से निकलते हैं। अब अगली सुबह हम इन्हें पास के ही गराज पे देखते हैं, जहाँ इनके जले हुए वैन को उठाया जा रहा था और एकदम से ये वैन नीचे गिर जाती है। इसके बाद सुमित मैथिली और राघव से डर के कहने लगता है कि कैसे इन्होंने रेडियो स्टेशन जाके गलती करी है। नाउ जिस जगह पे ये लोग थे वहाँ एक बंदा इन्हें चाय पिला रहा था और वो सुवर्णमाया रेडियो स्टेशन का नाम सुन के चौंक जाता है। बंदा क्लियरली कहता है कि जो कोई भी आज तक रेडियो स्टेशन गया है वो जिंदा नहीं बचा। ये बंदा इन सबको टर्मरिक वाटर से नहाने कहता है, देन अपने कपड़े जलाने कहता है, पंपकिन बांधने कहता है, क्योंकि शायद इन रिचुअल से ये लोग बच सके, क्योंकि ऑफ कोर्स ये लोग भी रेडियो स्टेशन होके आए थे। बेसिकली इट वाज क्लियर कि वो जो रेडियो स्टेशन है वहाँ वाकई में कुछ तो पैरानॉर्मल है। ना उस रात हम उन 2 लोगों को देखते हैं जो कि ट्रेन चलाते थे और रेडियो स्टेशन वाली घोस्ट वॉकिंग टूर पे भी आए थे। ट्रेन चलाते वक्त इन्हें बीच रास्ते में रुकने का सिग्नल मिलता है और इसलिए दोनों ट्रेन रोकते हैं। तभी एक बूढ़ी औरत इंजन
इंजन की खिड़की पे इनसे कुछ खाने का मांगने आती है। इस औरत को देख दोनों डरते हैं क्योंकि इंजन काफी ऊंचा होता है। तो ये बूढ़ी औरत इतनी ऊपर तक आ कैसे गई, उसकी शक्ल खिड़की पे आ कैसे रही है? वेल, हम व्यूअर्स क्लियरली देख पाते हैं कि बूढ़ी औरत हवा में लेविटेट कर रही थी। देन एकदम से इनके रेडियो पे उसी भूतिया औरत की आवाज आती है और ऐसे में दोनों ट्रेन चालक तेजी से ट्रेन को भगाते हैं। यहीं पे सीन कट हो जाता है। अब अगले दिन हम राघव और मोक्षा को साथ देखते हैं, जहां राघव पाता है कि मोक्षा उस रेडियो स्टेशन से एक पर्स लेके आ गई थी। इनफैक्ट सभी टूरिस्ट रेडियो स्टेशन से छोटी रेडियोज उठाए लाए थे एज सुवेनियर। अभी राघव को विहारी का कॉल आता है जो कि बताता है कि दोनों ट्रेन चालक रेलवे ट्रैक के पास समाप्त पाए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, ये सुन के राघव तुरंत घटनास्थल पे पहुंचता है जहां दोनों की लाश को इस तरह से रखा गया था, अगेन क्रॉस स्वास्तिका सिंबल बने। पुलिस भी यहाँ आ चुकी थी और राघव को वहाँ की मिट्टी में कुछ अजीब दिखता है जिसे वो इग्नोर करता है। इसके बाद राघव तुरंत रेडियो स्टेशन वापस जाता है जहाँ उसे एक पुरानी न्यूज़पेपर मिलती है। देन बेसमेंट रूम में उसे कुछ सिलेंडर्स मिलते हैं जिनमें खतरनाक नर्व गैस रहा होगा। ऑल्दो फिलहाल ये सिलेंडर्स खाली थे। इतना ही नहीं, नीचे वाले कमरे में अजीब सिंबल्स भी बने हुए थे, एज इफ यहाँ पास्ट में कुछ भयानक हुआ था। वहाँ राघव को एक बहुत पुरानी टॉर्च भी मिलती है जिसे वो उठा लेता है। नाउ राघव को जो न्यूज़पेपर का टुकड़ा मिला था वो 1989 का था और ऐसे में राघव लाइब्रेरी के आर्काइव सेक्शन में जाके पुरानी 1989 वाली न्यूज़पेपर्स ढूंढता है। वहां राघव को न्यूज मिलती है कि कैसे ये रेडियो स्टेशन तबाह होकर बंद हो गया था। इससे राघव अनुमान लगाता है कि जो भी बुरी आत्मा इनके पीछे है वो जरूर उस रेडियो स्टेशन की वॉइस रही होगी और पास्ट में कुछ बुरा हुआ होगा। राघव ये भी बताता है कि यहाँ क्रॉस स्वास्तिक सिंबल का इस्तेमाल बार बार हो रहा है एंड इट्स नॉट अ रेगुलर स्वास्तिका जो कि प्योर सिंबल है। बस फिर क्या था, राघव प्लान करता है कि वो पता लगाएगा कि आखिर सुवर्णमाया रेडियो स्टेशन की वॉइस कौन थी। तभी अचानक इनके घर के अंदर का वो रेडियो बजने लगता है जिसे ये एज सुवेनियर उठा लाए थे और इस रेडियो में उसी भूतिया आत्मा की आवाज थी। वो कहती है कि उस रात ये 11 लोग रेडियो स्टेशन आए थे जिनमें से 2 तो खत्म हो गए हैं और अब एक एक करके बाकी 9 लोग भी निपट जाएंगे। अगला नंबर था टाकी होंडा वीरभद्रा का। राघव तुरंत पता लगाता है कि वीरभद्रा कहाँ है और फिलहाल वो एक कंस्ट्रक्शन साइट पे था। राघव इस जगह पे जाने के लिए निकलता है, वहीं पैरेलल में वीरभद्रा साइट पे पी के नशे में था। इस साइट पे ऊपरी माले से आवाज आती है और साइट का मैनेजर उसे उस माले पे जाके चेक करने को कहता है। ऐसे में वीरभद्रा ऊपर जाता है, वहाँ उसे असाधारण गतिविधियां महसूस होती है और उसे एक लाल कपड़ा भी लटकता दिखता है। वीरभद्रा इस लाल कपड़े के पास जाता है और ऑलमोस्ट नीचे गिरने से बचता है। फिर एकदम से उसे अपनी पत्नी दिखती है जो कि अपने सर पे हैमर मार रही थी और फिर वो चिल्लाते हुए वीरभद्रा को धक्का दे देती है। इससे वीरभद्रा नीचे गिर के समाप्त हो जाता है और सेम टाइम पे राघव भी वहाँ पहुंचता है जो कि उसे बचा नहीं पाया था। वीरभद्रा के खत्म होने से उसके आसपास भी खून से क्रॉस स्वास्तिक वाला सिंबल बन गया था। अब इस पॉइंट पे राघव बहुत घबरा जाता है और वो सीधा उस चाय पिलाने वाले लड़के से मिलने जाता है। राघव की मुलाकात उस लड़के की अम्मा से होती है जो कि बताती है कि 35 साल पहले इस गांव के कुछ पढ़े लिखे लोग उस रेडियो स्टेशन को बनाए थे। रेडियो स्टेशन पे आवाज वेदावती नामक लड़की देती थी, लेकिन फिर एक अनहोनी हुई जिसमें न सिर्फ वेदावती खुद को समाप्त की बल्कि कुछ दिन बाद रेडियो स्टेशन के 6 फाउंडर्स भी खत्म पाए गए। तब से ही वो रेडियो स्टेशन हॉन्टेड है, बंद हो चुका है और वहाँ जो भी जाता है वो किसी न किसी तरह से खत्म हो जाता है। वहाँ से हमेशा आवाजें आती थी और ऐसे में गाँव वाले कुछ पुजारियों की मदद से उस रेडियो स्टेशन को सील करवा दिए। तब से वो जगह वीरान और हार्मलेस पड़ा हुआ है, लेकिन फिर उस सील को राघव खोल दिया और अब फिर से मौतें शुरू हो गई है। ये पता लगते राघव तुरंत मैथिली और सुमित के पास आके उन्हें ये बताता है। ये लोग उस रात की रिकॉर्डिंग देखते हैं जब इनकी ग्रुप सुवर्णमाया रेडियो स्टेशन गई थी और तब रेडियो स्टेशन में सबसे पहले वो 2 ट्रेन चालक एंट्री लिए थे। देन टाकी होंडा वीरभद्रा अंदर गया था और इसी ऑर्डर में देखा जाए तो लोग भी समाप्त हो रहे हैं। नाउ नेक्स्ट एंट्री लिया था विहारी, लेकिन ध्यान से देखने पे इन्हें पता लगता है कि विहारी से पहले मोक्षा अपना एक पैर अंदर रखी थी, यानी कि हो ना हो अगली टारगेट मोक्षा ही होगी। बस फिर क्या था, राघव तुरंत मोक्षा के घर पे जाता है। वहीं मोक्षा के कमरे में असाधारण गतिविधियां शुरू थी। एक भूतिया हाथ मोक्षा को खींच लेता है। वहीं पैरेलल में राघव यहाँ पहुंच गया था जो कि मोक्षा का कमरा बंद पाता है। राघव किसी तरह स्विंग करते हुए कमरे का दरवाजा तोड़ के अंदर जाता है जहाँ मोक्षा लटक के खत्म होने वाली थी, लेकिन राघव उसे बचा लेता है। राघव यहाँ मोक्षा के पास से वो पर्स भी ले लेता है जो कि मोक्षा रेडियो स्टेशन से उठा ले आई थी। इस पॉइंट पे राघव सभी को बुलाता है, आई मीन जो 8 लोग बचे हैं, और वो सब को लेके रेडियो स्टेशन जाने लगता है। जी हाँ दोस्तों, वो सभी से वो ऑब्जेक्ट्स लेता है जो कि ये लोग रेडियो स्टेशन से उठा लाए थे और फिर वो रेडियो स्टेशन के सामने जाके इन सब चीजों को जला देता है। फिर राघव चिल्ला चिल्ला के आत्मा को कन्फ्रंट करने लगता है, सेइंग कि इन सब को मत मारो क्योंकि रेडियो स्टेशन के अंदर मैं इन्हें लेके आया था, तो इन्हें बख्श दो और मुझे खत्म करो। घोस्ट भी यहाँ इनके सामने आता है एंड काइंड ऑफ एक्सेप्ट करता है कि ठीक है, वो राघव को ही हंट करेगा। और यहाँ झटके से हमें कुछ फ्लैशबैक्स भी दिखाए जाते हैं जिसके बारे में मैं आपको वीडियो आगे बताऊंगा। बेसिकली इस घोस्ट का पास्ट है। फॉर नाउ यहाँ कुछ असाधारण गतिविधियां होती हैं, प्रूविंग कि वो इविल आत्मा इन्हें सुन रही है। और राघव को मोक्षा वाले पर्स में एक आदमी की फोटो भी मिलती है। इनफैक्ट हम व्यूअर्स इस घोस्ट को देख भी पाते हैं जो कि एक आदमी की घोस्ट थी, ना कि औरत की।
बट द क्वेश्चन इज कि रेडियो से फिर औरत की आवाज क्यों आती है? इसका जवाब आपको आगे मिल जाएगा। खैर, यहाँ से राघव और मैथिली सीधा पुलिस स्टेशन जाते हैं, जहाँ वो पुलिसमैन संपत से 1989 वाली कत्लों की रिपोर्ट्स मांगते हैं। ये सुन के संपत थोड़ा अजीब रिएक्ट करता है, एज इफ उसे पता हो कि 1989 में एग्जैक्टली क्या हुआ था। जो भी हो, एक पुलिस वाला बताता है कि 1989 में वेदावती नाम की एक औरत किसी आदमी के खिलाफ कंप्लेंट लिखवाने आई थी और ये रेडियो स्टेशन में 6 लोगों के समाप्त होने से पहले हुआ था। अब इससे पहले पुलिस वाला आगे कुछ बताता है, यहाँ के ट्रांसफार्मर में आग लग जाती है जिससे बिजली चली जाती है। सब बिजली फिक्स करने में लग जाते हैं और इसी बीच वो आदमी का घोस्ट राघव पे हमला करता है। राघव यहाँ उस टॉर्च का इस्तेमाल करता है जो कि उसे रेडियो स्टेशन में मिला था और इस टॉर्च की रोशनी से ये भूत डर के भाग जाता है। इसके बाद राघव, मैथिली और सुमित मिलकर वेदावती के पिता के घर जाते हैं। वहाँ ये लोग वेदावती की माँ से भी मिलते हैं, जो कि वेदावती के गुजर जाने के बाद मेंटली स्टेबल नहीं रही। वेदावती के पिता बताते हैं कि 1989 में जब वो खुद से समाप्त हुई थी तब 4 महीने में उसकी शादी होने वाली थी। तब से ये लोग वेदावती के कमरे में नहीं गए हैं और अगर राघव चाहे तो कमरा चेक कर सकता है। राघव तुरंत वेदावती के कमरे में जाता है जहाँ उसे एक ग्रुप फोटो दिखती है। ये शायद उस जगह की फोटो होगी जहाँ वेदावती पढ़ती थी और इस फोटो के कोने में हम एक आदमी को भी देखते हैं। अब दोस्तों, ये वही आदमी है जिसकी भूत इन्हें परेशान कर रही है, बट द क्वेश्चन इज कि ये आदमी है कौन? वेदावती के पिता को तो उसके बारे में नहीं पता था, लेकिन वो राघव को उस टीचर से मिलने बोलते हैं जो कि इस फोटो में थे, यानी जो वेदावती को और इस लड़के को भी पढ़ाते थे। मतलब टीचर को जरूर मालूम होगा कि वो लड़का कौन है। बस फिर क्या था, राघव, मैथिली और सुमित इस टीचर का पता लगा के उनसे मिलने जाते हैं और इनका नाम भूषण सर था। भूषण सर फिलहाल एक म्यूजिक शॉप चलाते थे और भूषण सर को इस लड़के के बारे में सब पता था। भूषण बताते हैं कि ये उनके ही क्लास का एक लड़का था जिसका नाम विश्रव पुत्रा था और वो हिस्ट्री और एपिक में काफी इंटरेस्ट रखता था। उसका जन्म एक ऐसी ईविल रात को हुआ था जब पूर्ण चंद्र ग्रहण लगा था। जन्म से ही उसका शरीर थोड़ा मुड़ा हुआ था, यानी वो एक नॉर्मल बच्चा नहीं था, दिव्यांग था। उसे रिकेट्स की बीमारी थी और इसका कोई इलाज भी नहीं था और ऐसे में विश्रव पुत्रा के पिता उसे बचपन से ही हेट करने लगे। लेकिन विश्रव पुत्रा की माँ उसे बहुत ज्यादा प्यार करती थी। वो अपनी माँ के साथ समय बिताता, चेस खेलता और इन जनरल वो माँ के साथ बहुत खुश रहता था। एक दिन विश्रव पुत्रा के पिता उसकी माँ को धक्का दे देते हैं और ऐसे में विश्रव पुत्रा अपने पिता पे ही हाथ उठा देता है। वो कुछ भी सह सकता था, लेकिन कोई अगर उसकी माँ पे हाथ उठाए ये उससे कतई बर्दाश्त नहीं होता। अब इस पूरी घटना के कारण विश्रव पुत्रा के अंकल उसे भूषण सर के यहाँ पढ़ने भेज देते हैं। विश्रव पुत्रा वहीं पढ़ने लिखने लगा और वो हमेशा क्रॉस स्वास्तिक बनाता था। ऐसे ही वो बड़ा हुआ और एक दिन गाँव में अनाउंसमेंट हो रही थी कि पास में रेडियो स्टेशन ओपन हुआ है जिसके लिए उन्हें एक आवाज चाहिए थी। अब विश्रव पुत्रा की आवाज थोड़ी पतली थी और ऐसे में भूषण और उसकी माँ उससे कहते हैं कि वो इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है। विश्रव पुत्रा को भी अपनी वॉइस पे थोड़ा कॉन्फिडेंस था और ऐसे में वो अपनी वॉइस सैंपल भेजता है और रेडियो वालों को उसकी आवाज बहुत पसंद आती है। फाइनली रेडियो पे अनाउंस होता है कि विश्रव पुत्रा ही इस रेडियो स्टेशन का नया होस्ट होने वाला है। विश्रव इससे बहुत खुश था और यहाँ हम समझ पाते हैं कि उसके क्लास में ही वेदावती नाम की एक लड़की थी जिसका फियांसे इस रेडियो स्टेशन का वन ऑफ द ओनर्स था। अब फाइनली वो दिन आ जाता है जब गांव में पोस्टर्स लगने वाले थे कि कौन इस रेडियो का वॉइस होगा और पोस्टर में समहाउ वेदावती का नाम था और उसकी फोटो थी, यानी समहाउ विश्रव को वेदावती से रिप्लेस कर दिया गया था और इससे विश्रव का दिल बैठ जाता है। गुस्से में वो रेडियो स्टेशन के 6 ओनर्स को कन्फ्रंट करने गया, लेकिन फिर वो कभी वापस दिखा ही नहीं। अब ये सब सुन के राघव और मैथिली गेस करते हैं कि जरूर वो 6 ओनर्स मिलकर विश्रव को खत्म कर दिए होंगे और इसलिए अब विश्रव की आत्मा सबसे बदला ले रही है। इनफैक्ट विश्रव का भूत फिल्म के स्टार्ट में जिन 6 लोगों को रेडियो स्टेशन में मारा था वो 6 लोग इस जगह के ओनर्स ही थे। अब दोस्तों, जैसा कि वीडियो के टाइटल में मैंने बताया है, फिल्म की कहानी में काफी ट्विस्ट्स हैं जो कि अब इस पॉइंट से शुरू होंगे, तो यहाँ से आप चीजों को ध्यान से सुनिएगा। और हाँ, विश्रव पुत्रा को मैं विश्रव करके बोल रहा हूँ क्योंकि वो काफी लंबा नाम है। खैर, तो ये कहानी जानने के बाद राघव, मैथिली और सुमित फिर से रेडियो स्टेशन जाने लगते हैं और रास्ते में इनकी कार से एक कुत्ता ठुक जाता है। ये लोग तुरंत कुत्ते को चेक करने जाते हैं और कुत्ता जहाँ पे गिरा था उस जगह पे शमशान थी। इस शमशान में भूषण सर का भी कब्र था। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब कि भूषण सर तो ऑलरेडी इस दुनिया को छोड़ के चले गए हैं। देन ये लोग अभी किससे बात करके आए? टर्न्स आउट ये लोग विश्रव से ही बात करके आए थे जो कि भूषण सर के भेष में इन्हें अपनी अच्छी कहानी सुना रहा था। लेकिन सच्चाई तो कुछ और है जो कि आपको आगे पता चलेगा। जो भी हो, यहाँ विश्रव का भूत इन पे हमला करता है और इसी भाग दौड़ में मैथिली के हाथ से वो टॉर्च गिर के टूट जाता है जिससे विश्रव का भूत डरता था। यानी अब इनके पास बचने का कोई उपाय नहीं था क्योंकि ये टॉर्च लक्ष्मण रेखा की तरह थी जो कि अब नहीं रही। ये तीनों कार में भागते हैं लेकिन इनके कार के रेडियो पे विश्रव की आवाज आती है जो कि इनसे कह रहा था कि ये लोग बच के भाग नहीं सकते। तभी एकदम से एक ट्रक इनकी कार को ठोक देती है और इस एक्सीडेंट में सबको चोट आती है लेकिन मैथिली को थोड़ी ज्यादा चोट आती है। नाउ एक्सीडेंट के दौरान राघव को एक फ्लैशबैक भी आता है जहां बचपन में उसका ऐसा ही एक एक्सीडेंट हुआ था। राघव अपने पापा के साथ स्कूटर पे जा रहा था जब स्कूटर एक ट्रक से ठुक जाती है। इस एक्सीडेंट में राघव तो सब्जी
वाले के पास जाके गिरा जिससे उससे चोट नहीं आई, लेकिन राघव के पिता नहीं बचे। इनफैक्ट वहां खड़ा एक आदमी भी चोटिल होकर समाप्त हो गया। कमिंग टू प्रेजेंट, अगले सीन में हम राघव को हॉस्पिटल में देखते हैं जहां मैथिली एडमिटेड थी और राघव मैथिली के चोटिल होने से बहुत ज्यादा परेशान था। राघव मैथिली को सांत्वना देता है कि वो उसे कुछ नहीं होने देगा। इसके बाद राघव को ध्यान आता है कि जो बैक स्टोरी उसे भूषण सर यानी कि भूषण सर के रूप में जो विश्रव था उससे पता चली है, उसमें यह बताया गया कि वेदावती के सिलेक्शन वाली पोस्टर 28 जुलाई 1989 को लगी थी। उसी दिन विश्रव रेडियो स्टेशन गया था और वापस नहीं आया, लेकिन फिर रेडियो स्टेशन के ओनर्स 9 अगस्त को समाप्त हुए थे। इन दो इंसिडेंट्स में तकरीबन 12 दिन का गैप है, यानी इस 12 दिन में कुछ तो ऐसा हुआ होगा जिससे विश्रव की आत्मा अब इतनी रिवेंजफुल बन चुकी है। अब इसी बीच विश्रव की आत्मा हॉस्पिटल आके मैथिली को पजेस कर लेता है और वो मैथिली से कहता है कि जरूर राघव के पास किसी तरह का प्रोटेक्शन है क्योंकि वो उसके हर अटैक से समहाउ बच जा रहा है। ये प्रोटेक्शन और कुछ नहीं बल्कि राम जी वाला वो कड़ा था। जी हाँ दोस्तों, वही कड़ा जो कि राघव को मूवी के स्टार्टिंग सीन में पुजारी जी से मिला था, इसलिए मैंने आपको कहा था उसे याद रखना। याद है ना, मेले में लोगों को राघव बंदरों से बचाया था एंड ऑल। तो हाँ, इसीलिए विश्रव अब मैथिली को पजेस करने आया था क्योंकि मैथिली ही राघव की कमजोरी बन सकती है। सो यस, मैथिली पूर्णतः पजेस हो जाती है और इस पॉइंट तक राघव ये भी रिड्यूस कर लिया था कि विश्रव उस पे ज्यादा हमला करता है जो उससे डरते हैं, और क्योंकि मैथिली डरती है तो वो जरूर उसके पीछे जाएगा। राघव फौरन मैथिली के कमरे में जाता है लेकिन वो तो गायब थी। दूसरे वार्ड में जाने पर राघव को मैथिली पजेस्ड हालत में मिलती है जहां वो कमरे की छत से लटक रही थी। मैथिली राघव पे हमला भी करती है लेकिन राघव तुरंत पास में रखा सेडेटिव मैथिली में इंजेक्ट कर देता है जिससे वो बेहोश हो जाती है। अब हॉस्पिटल में ही राघव को गैस सिलेंडर्स दिखते हैं जिससे उसे याद आता है कि उसे रेडियो स्टेशन में भी कुछ टॉक्सिक गैस सिलेंडर्स मिले थे। राघव तुरंत पता लगाता है कि इस एरिया में इस टॉक्सिक नर्व गैस सिलेंडर्स की डिलीवरी कौन करता है एंड देन वो उस फैक्ट्री में जाता है। ये फैक्ट्री सुरेंद्र नामक इंसान का था और राघव उसे खोजने लगता है क्योंकि जरूर सुरेंद्र को आइडिया होगा कि आखिर रेडियो स्टेशन में टॉक्सिक गैस सिलेंडर्स क्यों मंगवाए गए थे ड्यूरिंग 1989। यहाँ सुरेंद्र के वर्कर्स राघव पे हमला कर देते हैं लेकिन राघव सबको कूट देता है। देन वो सुरेंद्र को पकड़ लेता है और इस जगह पे गैस लीक कर देता है। मतलब अगर सुरेंद्र सच नहीं बताएगा तो ये दोनों यहाँ समाप्त हो जाएंगे। ऐसे में सुरेंद्र के पास कोई और उपाय नहीं बचता एक्सेप्ट कि वो राघव को सब सच बता दे। तो हाँ, अब सुरेंद्र बताएगा कि 1989 के दौरान एक्चुअली में क्या हुआ था। तो सुरेंद्र का भाई वाली अपने 5 दोस्तों के साथ रेडियो स्टेशन खोला था। वाली को वेदावती से प्यार था और जल्द ही इनकी शादी भी होने वाली थी, लेकिन विश्रव उनकी जिंदगी बर्बाद कर दिया। ना सच्चाई ये थी कि विश्रव कभी भी रेडियो के वॉइस के लिए सिलेक्ट हुआ ही नहीं था। जी हाँ दोस्तों, वो एज भूषण झूठ बोला था क्योंकि सच्चाई ये थी कि विश्रव ऑडिशन देने पे रिजेक्ट हुआ था। वहीं असल में वेदावती ही सिलेक्ट हुई थी और उसकी ही पोस्टर भी लगी। लेकिन इस बात से विश्रव इतना गुस्सा हुआ कि वो एक दिन रेडियो स्टेशन गया और वहां वेदावती पे हमला कर दिया। ऐसा वैसा हमला नहीं, रादर वो वेदावती के वस्त्र निकाल दिया। फिर वो उसकी साड़ी पहन के रेडियो स्टेशन के अंदर गया और 6 फाउंडर से लड़ने लगा। 6 लोग विश्रव को पीटे और बंदी बना लिए। वहीं वेदावती नग्न हो चुकी थी और वो गांव में भागी जिससे सब उसे देखे और उसकी काफी बदनामी हुई। इसी बदनामी के कारण वेदावती गलत कदम उठाई थी आफ्टर सम डेज। और इस गुस्से में वाली, जो कि वेदावती से शादी करने वाला था, वो विश्रव को रेडियो स्टेशन के नीचे वाले कमरे में बंद करके रखा। देन वो सुरेंद्र से टॉक्सिक गैस लेके आया और धीरे धीरे इस कमरे में गैस छोड़ने लगा ताकि विश्रव तरफ तरफ के खत्म हो। वो विश्रव की आंख में टॉर्च मारता था और ये वही टॉर्च है दोस्तों जिससे विश्रव डरता भी है। ऐसे ही गैस की डोसेज बढ़ाते बढ़ाते एक दिन विश्रव समाप्त हो गया एंड दैट डे वाज अराउंड 9 अगस्त। ये लोग विश्रव की लाश को किष्किंधापुरी रेलवे स्टेशन के नजदीक दफना दिए और समाप्त होते विश्रव भूत बन के आया और इन 6 फाउंडर्स को निपटा दिया। यानी कि दोस्तों, विश्रव के साथ भले गलत हुआ था लेकिन विश्रव खुद भी इविल था, जहां वो वेदावती की जिंदगी बर्बाद कर दिया था बिना किसी रीजन के, और खत्म होने के बाद तो वो कईयों की जान ले रहा है। दरअसल विश्रव की माँ तो उसे जन्म देते ही खत्म हो गई थी। जी हाँ दोस्तों, विश्रव को बस उसके पिता पाले थे जो कि उसे उतना पसंद नहीं करते थे। विश्रव हमेशा अकेला रहता था और नॉन लिविंग थिंग से बातें करता था। एक दिन उसे घर के संदूक में एक मिरर मिलता है और वो इस मिरर से बातें करने लगा। उसे ऐसा लगा कि मिरर में उसकी माँ उससे बात कर रही है और उसे अपने पास बुला रही है, प्यार दे रही है। तब से विश्रव हमेशा उस मिरर के साथ ऐसे रहता मानो ये मिरर नहीं बल्कि उसकी माँ है। मिरर के साथ चेस खेलना, घूमना, खाना खाना एंड ऑल दैट, ये सब विश्रव के पिता देख रहे थे और गुस्से में एक दिन वो उसके मिरर को फेंके थे। जी हाँ, ये वही सीन है जो कि हमें पहले ऐसा दिखाया गया था मानो वो विश्रव की माँ को धक्का दिए थे, लेकिन एक्चुअल में वो उसके मिरर को फेंके थे। वो अलग बात है कि विश्रव को ये लगा कि यहाँ उसकी माँ पे हाथ उठाया गया है क्योंकि उसके लिए ये मिरर ही उसकी माँ थी, और ऐसे में विश्रव अपने पिता पे हाथ उठाया था। सिर्फ हाथ नहीं उठाया बल्कि उन्हें समाप्त ही कर दिया था। इसी घटना के बाद विश्रव को भूषण सर के स्कूल में उसके अंकल छोड़ के आ गए। इन शॉर्ट, विश्रव मेंटली स्टेबल कभी से नहीं था और इसी वजह से वो ऐसी हरकतें किया। सुरेंद्र ये भी बताता है कि आखिरी बार उसे अगस्त्य आश्रम के पुजारी कैद किए थे और वही लोग वापस से विश्रव को कैद कर सकते हैं। बस फिर क्या था, राघव और सुरेंद्र तुरंत अगस्त्य आश्रम जाते हैं और वहाँ के मेन पुजारी से मिलते हैं। पुजारी जी बताते हैं कि जिन्होंने पहले विश्रव को कैद किया था
उनका नाम शर्मा जी था और वो अब इस दुनिया में नहीं है। पुजारी जी राघव के हाथ में रुद्राक्ष रख के सारी कहानी समझ जाते हैं और वो राघव की मदद करने की ठान लेते हैं। पुजारी जी बताते हैं कि विश्रव भले खत्म हो गया था लेकिन उसकी मिरर अब भी इस दुनिया में है जिससे वो काफी अटैच्ड है। शर्मा जी यानी जो पुराने पुजारी थे वो रेडियो स्टेशन को ही सील कर दिए थे जिससे विश्रव की आत्मा अंदर जाके मिरर हासिल नहीं कर सकती थी। अब जिस दिन राघव और उसकी घोस्ट वॉकिंग टीम सील को तोड़ के रेडियो स्टेशन के अंदर गई उस दिन इन्हें ये मिरर देखा भी था। जी हाँ दोस्तों, मैथिली को मिरर दिखा था जिसपे एक कीड़ा देखकर वो मिरर को फेंकी और सभी लोग मिलके मिरर को तोड़ दिए। ना विश्रव के लिए मिरर नहीं बल्कि उसकी माँ जैसी थी और इससे विश्रव गुस्सा हो गया, इसलिए वो इन सबको चुन चुन के खत्म करना चाहता है क्योंकि उसके हिसाब से इन लोगों ने उसकी माँ को खत्म कर दिया। पुजारी जी बताते हैं कि अब विश्रव को सिर्फ त्रय विद्या से खत्म किया जा सकता है। त्रय विद्या बोले तो इंसान की 3 एनर्जीज होती है विच आर डिजायर, स्पिरिट और एक्शन। इन तीनों को जोड़ के ही आत्मा बनती है और फिलहाल विश्रव की ये तीनों एनर्जीज अलग है। तो अगर विश्रव की इन तीनों एनर्जीज को एक कर दिया जाए तो फिर उसे इस दुनिया से मुक्त किया जा सकता है या कैद किया जा सकता है। अब इन 3 एनर्जीज को एक कैसे किया जाए? वेल, विश्रव की हर एक एनर्जी किसी चीज से जुड़ी होगी और उन चीजों को ढूंढना होगा। ये काम कल सुबह 5:14 से पहले करना होगा क्योंकि उस टाइम के बाद उत्तरायण खत्म होकर दक्षिणायन शुरू हो जाएगा और दक्षिणायन शुरू होते ही विश्रव की पावर्स बढ़ जाएगी और फिर उसे रोका नहीं जा सकता। बस फिर क्या था, राघव पहले तो मैथिली को रेडियो स्टेशन लाता है जहां पुजारी अपने सहयोगियों के साथ मैथिली को बांध के पानी में कैद करते हैं। जी हाँ, मैथिली अभी तक पजेस्ड है विश्रव से। देन राघव ऑब्जेक्ट्स ढूंढने जाता है, ऐसे 3 ऑब्जेक्ट्स जो कि विश्रव के डिजायर, स्पिरिट और एक्शन को सिंबलाइज करते हैं। ये लोग कई जगह ढूंढते हैं लाइक रेडियो स्टेशन, रेलवे ट्रैक, देन विश्रव का जो ओरिजिनल पुराना घर था वहां, और घर पे इन्हें वो चेस सेट मिलता है जिसपे विश्रव बचपन में खेलता था। देखा जाए तो विश्रव इसी के साथ अपना बचपन बिताता था, यानी ये उसके स्पिरिट को रिप्रेजेंट करता है। देन रेडियो स्टेशन के टावर के ऊपर जो रेडियो थी वो उसके डिजायर को रिप्रेजेंट करती है क्योंकि विश्रव का मन था कि वो रेडियो जॉकी बने। राघव इन दोनों चीजों को कलेक्ट करता है और इस सब के दौरान कुछ प्रॉब्लम्स आती है लाइक घर के बाहर विश्रव एक भ्रम पैदा करता है एज इफ कोई जल रहा हो, लेकिन राघव इसे इग्नोर करता है। देन टावर से रेडियो लेते वक्त टावर ही गिर जाता है जिसमें सुरेंद्र और सुमित चोटिल भी होते हैं, लेकिन राघव हार नहीं मानता और किसी तरह रेडियो हासिल कर लेता है। स्टिल इन्हें तीसरा ऑब्जेक्ट नहीं मिला था जो कि विश्रव के एक्शन को रिप्रेजेंट करे। राघव 2 ही ऑब्जेक्ट लेके रेडियो स्टेशन जाता है जहां मैथिली पजेस्ड हालत में थी और वो अब पानी वाले कैद से आजाद होकर सब पे हमला कर देती है। कोई भी पजेस्ड मैथिली को रोक नहीं पाता, इनफैक्ट मेन पुजारी जी भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। इसके बाद मैथिली राघव पे हमला करती है लेकिन राघव की राम जी वाली कड़ा उसकी रक्षा करती है। राघव तुरंत मैथिली को पकड़ता है और ये कड़ा उसके हाथ में डाल देता है। इससे मैथिली तो कंट्रोल में आ जाती है लेकिन ये विश्रव की आत्मा राघव को ही पजेस कर लेती है। ऐसे में हमें राघव का कॉन्साइंस दिखाया जाता है जहां राघव की रियल स्पिरिट और पजेस स्पिरिट में लड़ाई होती है। पजेस स्पिरिट का रूप भी भले राघव जैसा था लेकिन उसके अंदर थी विश्रव की आत्मा, और पजेस स्पिरिट ये बोल के राघव के ओरिजिनल स्पिरिट को गिल्टी फील करवाती है कि उसके पिता की मौत उसके कारण ही हुई। कैसे? वेल, जब स्कूटर पिन का एक्सीडेंट हुआ था तब बच्चा राघव जिद किया था कि वो एक्सेलरेटर घुमाएगा। ऐसे में राघव के पापा उसे हैंडल संभालने दे दिए, वो एक्सेलरेटर घुमाने लगा और इसी वजह से उनका एक्सीडेंट हुआ था। राघव इसके लिए गिल्टी फील करता है और विश्रव कहता है कि वो दोनों एक ही जैसे हैं क्योंकि दोनों ने अपने पिता को खत्म किया। लेकिन ये बात गलत है क्योंकि राघव का केस एक एक्सीडेंट था, मतलब अनजाने में हुआ था। वहीं विश्रव तो अपनी हाथों से ही अपने पिता को समाप्त किया था। विश्रव की राघव रूपी आत्मा खुद को अहम मृत्यु कह रही थी और ऐसे में जो रियल राघव था, मतलब हमारे वर्ल्ड में, वो अपने ही शरीर को हर्ट कर रहा था। लेकिन एक पॉइंट पे राघव की आत्मा थोड़ी कंट्रोल में आती है और राघव इविल स्पिरिट पे हमला करके उसके गर्दन की एक ताबीज निकाल लेता है जिससे स्पिरिट गायब होती है। अब यहाँ आता है एक और ट्विस्ट जिससे हमें पता चलता है कि विश्रव की माँ के पेट में जब विश्रव था तब वो यही ताबीज हमेशा पहनी रहती थी। अब वो तो विश्रव को जन्म देते ही खत्म हो गई थी और तब से विश्रव ये ताबीज पहनता था और यही ताबीज कनेक्टेड है उसके एक्शन से। ये जानते ही राघव थोड़े होश में आके इस ताबीज के बारे में मैथिली को बताता है। मैथिली फौरन नीचे उस गैस वाले कमरे में जाती है जहां उसे ताबीज मिल भी जाती है। यानी कि दोस्तों अब इनके पास 3 ऑब्जेक्ट्स हो गए थे और ऐसे में पुजारी जी तीनों ऑब्जेक्ट्स को आग में डाल के रिचुअल करते हैं। इससे राघव जो कि वापस पजेस्ड हो गया था वो कैद हो जाता है। फिर ये लोग राघव के शरीर से विश्रव की आत्मा को निकालते हैं और एक कलश जैसे डिवाइस से कुछ तो शाइनी ऑब्जेक्ट निकलता है पत्थर जैसा, उसके अंदर ये लोग विश्रव की आत्मा को कैद करके कलश को क्लोज करते हैं। सो यस, राघव बच गया था, इनफैक्ट मैथिली भी ओके थी और अब किसी पे खतरा नहीं था क्योंकि विश्रव की आत्मा फाइनली कैद हो चुकी थी। इसके बाद कहानी कुछ समय बाद की आती है जहां राघव और मैथिली एक ट्रिप पे आए हैं टू रिलैक्स देमसेल्व्स। मतलब इतना कुछ लाइफ में हुआ है तो थोड़ी रिलैक्सेशन चाहिए, लेकिन राघव अब भी परेशान है।
क्यों? क्योंकि राघव का मानना है कि विश्रव खुद इतना इविल नहीं हो सकता, जरूर कुछ उसे इन्फ्लुएंस कर रही थी। इस पॉइंट पे आता है एक और ट्विस्ट। हमें दिखाया जाता है कि जब किड विश्रव मिरर में अपनी माँ को देख रहा होता था तो वाकई में उसकी माँ की स्पिरिट उसके पीछे खड़ी होती थी जो कि इविल दिख रही थी। जी हाँ दोस्तों, इसी पॉइंट पे मूवी खत्म हो जाती है विद फाइनल ट्विस्ट। तो दोस्तों ये थी किष्किंधापुरी फिल्म की कहानी, जो कि है तो काफी सिंपल, लेकिन कहानी की प्रेजेंटेशन ऐसी है कि यहाँ सेकंड हाफ में ट्विस्ट पे ट्विस्ट आती रहती है। सबसे पहले अगर हम विश्रव की बैक स्टोरी देखें तो क्लियरली हम समझ पाते हैं कि उसका कैरेक्टर एक ट्रेजेडी था। उसका जन्म ही एक ऐसी रात को हुआ था जब चांद का ग्रहण लगा था और शुरू से ही उसका शरीर नॉर्मल नहीं था। उसके पिता उसे रिजेक्ट करते थे और एक ऐसा बच्चा जिसका कोई दोस्त नहीं, उसके लिए माँ ही उसकी सब कुछ थी। लेकिन ट्विस्ट ये था कि उसकी माँ तो उसे जन्म देते वक्त ही गुजर गई थी और विश्रव एक मिरर में अपनी माँ को देखने लगा था, उनसे बातें करने लगा था। अब सोचिए, एक छोटे बच्चे के लिए माँ की यादों को पकड़ने का एक ही रास्ता बचा हो और वो भी एक मिरर के जरिए। यहीं से उसका ऑब्सेशन शुरू हुआ, जहाँ मिरर उसके लिए एक टॉय नहीं बल्कि एक लिविंग माँ बन गई। लेकिन जो चीज उसके लिए कंफर्ट थी वही बाद में कर्स बन गई। उस मिरर के पीछे क्या उसकी सिर्फ इमेजिनेशन थी या वाकई माँ की आत्मा थी? अगर थी तो क्या वो माँ एक इविल फॉर्म में थी? यहीं पे मूवी एंड होती है एक सवाल को छोड़ते हुए। फिल्म के एंडिंग में हमें क्लियरली दिखाया जाता है कि जब छोटा विश्रव मिरर में अपनी माँ को देख रहा होता है तो उसके पीछे एक इविल स्पिरिट वाकई खड़ी होती है। मतलब थ्रू आउट मूवी जो कुछ भी हुआ उसके पीछे विश्रव का अपना गुस्सा और ट्रॉमा तो था ही, लेकिन साथ ही एक औरत की इविल स्पिरिट भी उसे इन्फ्लुएंस कर रही थी। इससे ये पॉसिबिलिटी बनती है कि शायद विश्रव अपने आप में इतना वायलेंट ना होता अगर उसकी माँ की आत्मा का इविल रूप उसे कंट्रोल ना करता। अब ये माँ की स्पिरिट कैसी थी ये क्लियर नहीं है, मतलब इविल थी या माँ की ही स्पिरिट थी या सिर्फ उसका भेष लेके थी, कुछ नहीं पता। क्या वो माँ की सप्रेस्ड दर्द से जन्मी थी या फिर दूसरी ही शक्ति जो माँ का रूप लेके विश्रव पे हावी हो गई। अगर आप इस फिल्म को देखें तो यहाँ हमें काफी जगह गैसलाइट किया जाता है टू बिलीव समथिंग, लेकिन होता एक्चुअली में कुछ और है। तो ये जो एंडिंग सीन है शायद ये भी कुछ ऐसा हो सकता है। वैसे एक और पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि विश्रव की आत्मा अभी भी पूरी तरह से कैद नहीं हुई हो और अब वो एक नई झूठी कहानी बुन रहा है टू शो हिमसेल्फ एज अ बेटर पर्सन। तो हाँ, यहाँ कई थियरीज बन सकती है और ये एम्बिगिटी कहानी को और ज्यादा हॉन्टिंग बना देती है। एक और चीज फिल्म में रिपीटेडली दिखाया गया है, दैट इज क्रॉस्ड स्वास्तिक। नॉर्मली स्वास्तिक एक पायस पॉजिटिव सिंबल होता है, लेकिन यहाँ उसका उल्टा फॉर्म बार बार दिखाया गया है। अब कैसे इस सिंबल को वर्ल्ड वाइड भी लोग गलत तरीके से देखते हैं इस बारे में तो आप जानते ही होंगे। अब थियरीज ये कहती है कि विश्रव अपनी पूरी जिंदगी में उल्टा स्वास्तिक बनाता था, जो एक तरह से उसके डिस्टर्ब्ड साइकी का रिप्रेजेंटेशन था। अब दोस्तों सबसे बड़ा अनआंसर्ड सवाल ये है कि वेदावती के साथ क्या हुआ। फिल्म हमें दिखाता है कि वेदावती अपनी बदनामी की वजह से खुद को समाप्त कर लेती है, लेकिन अगर ध्यान से देखें तो विश्रव की आत्मा और वेदावती की ट्रेजेडी एक दूसरे के पैरेलल चलती है। विश्रव के साथ भी गलत हुआ था, ऑल्दो वो खुद भी गलत किया। वहीं वेदावती के साथ तो सिर्फ गलत ही हुआ था, वो तो प्योरली विक्टिम थी। लेकिन एक कॉमन चीज ये है कि एंड में दोनों की कहानी मौत और बदले पे ही खत्म होती है। वो अलग बात है कि वेदावती का बदला वाली लिया था जो कि उसको होने वाला हस्बैंड था, लेकिन वेदावती की आत्मा का रोल सिर्फ बैक स्टोरी में रह जाता है, जबकि विश्रव का घोस्ट ही फिल्म को डोमिनेट करता है। मतलब कहानी के एक लेयर में यह भी हो सकता है कि विश्रव की माँ की इविल स्पिरिट और वेदावती की अनफिनिश्ड एनर्जी दोनों मिलकर एक कंबाइंड कर्स बन गए हो जो रेडियो स्टेशन को हॉन्टेड रखता है, क्योंकि वेदावती के स्पिरिट के बारे में हमें तो कुछ बताया नहीं गया है। तो फिल्म की शुरुआत में हम एक जानी मानी एथलीट डाइवर मरीना से इंट्रोड्यूस होते हैं और आज मरीना और उसकी पार्टनर लुइजा साथ में ओलंपिक्स में हिस्सा ले रही हैं, जहां ये दोनों ब्राजील को रिप्रेजेंट कर रही हैं। इवेंट से एक रात पहले मरीना को अपने कानों में कुछ अजीब सी रिंगिंग सुनाई देने लगती है, जिससे वो टूर्नामेंट में भी चिंतित दिखाई देती है। लेकिन लुइजा उसे समझाती है कि ये वक्त फोकस करने का है और उन्हें हर हाल में अपने देश का नाम रोशन करना होगा। तो कुछ ही देर बाद लुइजा और मरीना की बारी आती है और मरीना किसी तरह पहले 2 राउंड निकाल लेती है, लेकिन फाइनल राउंड से पहले वो लुइजा को बार बार कहने लगती है कि उसे ऐसा लगता है कि उसका शरीर उससे कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। इस पर लुइजा कहती है कि हो ना हो ये प्रॉब्लम सिर्फ दिमागी तौर पे उसे डरा रही है और मरीना को इसे कन्फ्रंट करना होगा। लेकिन फाइनल राउंड में मरीना एक एक्सीडेंट का शिकार हो जाती है, जिस वजह से उसे और लुइजा को बाहर होना पड़ता है। अब यहाँ से कहानी 4 साल आगे बढ़ जाती है और हम देखते हैं कि मरीना ने अपने प्रोफेशनल करियर को खो दिया है। वो अब एक लोकल एक्वेरियम में एज ए मरमेड काम करती है। मरीना का हस्बैंड सैंटोस एक डॉक्टर है जो लुइजा के मेड्स और इलाज का ख्याल रखता है। मरीना एक सपोर्ट ग्रुप का भी हिस्सा है, जिससे हमें पता चलता है कि मरीना टिनाइटस नाम की बीमारी से जूझ रही है। अब जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं कि टिनाइटस एक तरह की कानों की बीमारी होती है, जिसमें हमें एक या फिर दोनों कानों में बजिंग या रिंगिंग जैसी आवाज सुनाई देती है। इस बीमारी के अंत में पेशेंट को हियरिंग लॉस से भी जूझना पड़ सकता है। सैंटोस डॉक्टर होने के साथ साथ एक साइकोलॉजिस्ट भी है और वही इस ग्रुप को
को गाइडेंस देता है। तो नेक्स्ट सीन में हम इसी टिनाइटस सपोर्ट ग्रुप को साथ में देखते हैं, जहां इनाकियो नाम का एक बूढ़ा आदमी भी शामिल है। इनाकियो शेयर करता है कि अक्सर रात को सोते हुए उसे बहुत अधिक आवाज परेशान करने लगती है और उसका दिल करता है कि वो किसी पेन या पेंसिल की मदद से अपने कान को ही डैमेज कर दे ताकि ये आवाजें आना बंद हो जाए। ऐसा कहते हुए इनाशियो काफी परेशान होने लगता है, जिस पर सैंटोस उसे शांत होने को कहता है। ऐसे मरीना इनाशियो को दिलासा देती है कि यहाँ इस ग्रुप के बीच उसे शांति जरूर मिलेगी। तो इसके बाद हम मरीना को बाथटब में देखते हैं, जहां वो सांस रोककर डाइव करने की प्रैक्टिस कर रही थी। इसी बीच यहाँ सैंटोस आता है, जो मरीना के लिए कुछ नए मेडिसिन लाया था। मरीना उससे पूछती है कि क्या ये मेडिसिन उसकी फर्टिलिटी को इफेक्ट कर सकते हैं, जिस पे सैंटोस इनकार कर देता है। वो कहता है कि ये ड्रग्स उसके मूड को थोड़ा इफेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ हम रियलाइज करते हैं कि सैंटोस और मरीना काफी टाइम से प्रेगनेंसी के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब तक हुए नहीं है। तो कहानी आगे बढ़ती है और सैंटोस मरीना को बताता है कि उसे एक रिपोर्टर का फोन आया था जो मरीना का इंटरव्यू लेना चाहता था। हाल ही में मरीना की पुरानी पार्टनर लुइजा ने किसी टूर्नामेंट को जीता था, जिस बारे में सभी मरीना की राय लेना चाहते थे, लेकिन मरीना इससे साफ इनकार कर देती है। अगले दिन हम मरीना को अपने एक्वेरियम पे देखते हैं, जहां वो रेडियो सुन रही होती है। न्यूज में लुइजा का इंटरव्यू चल रहा था, जहां वो शेयर करती है कि एक डाइविंग पार्टनर को अपने इमोशंस कभी नहीं छुपाने चाहिए, क्योंकि ये एक तरह का धोखा ही है। रिपोर्टर लुइजा को साउथ अमेरिकन चैंपियनशिप में जीत हासिल करने के लिए कांग्रेचुलेट करती है और मरीना के बारे में पूछती है। इस पर लुइजा काफी शेडेड जवाब देती है, जो इस तरफ इशारा कर रहा था कि 4 साल पहले मरीना ने अपने डर को अपने ऊपर हावी होने दिया, जिस वजह से उसका डाइव के दौरान एक्सीडेंट हो गया। अब ये बयान सुन मरीना बहुत अपसेट दिखाई देती है। तो अगले सीन में हम मरीना को अपनी पुरानी कोच सोनिया के साथ स्टेडियम में देखते हैं। सोनिया मरीना को देख काफी खुश होती है और बताती है कि लुइजा इन दिनों अपनी नई बेस्ट फ्रेंड टेरेसा के साथ डाइव कर रही है एंड टेरेसा मरीना की बहुत बड़ी फैन भी है। सोनिया मरीना को भी स्टेडियम आने के इनवाइट करती है, इनफैक्ट उस टाइम पे जब सोनिया खुद मास्टर्स में ही हिस्सा लेने वाली थी। मरीना यहाँ पूल को देख काफी डरी हुई दिखाई देती है, क्योंकि ऐसे ही एक पूल में 4 साल पहले उसके साथ भी हादसा हुआ था। सोनिया मरीना को समझाती है कि ऐसे हालात में डर महसूस होना काफी नॉर्मल बात है। खैर, घर पहुंचकर मरीना खुद कई डाइवर्स के एक्सीडेंट के बारे में पढ़ रही होती है और हम उसे काफी डिस्टर्ब देखते हैं। तभी यहाँ सैंटोस आ जाता है, जो देखता है कि घर में वॉशिंग मशीन ओवरफ्लो करने लगा है। वो मरीना से पूछता है कि क्या उसे वॉशिंग मशीन का बीप सुनाई नहीं दिया, जिसमें मरीना इनकार कर देती है। सैंटोस उससे पूछता है कि उसकी टिनाइटस की बीमारी वापस हावी तो नहीं हो रही, लेकिन मरीना कहती है कि नई दवाइयां उसकी काफी मदद कर रही हैं। तो इसके बाद हम टेरेसा से मिलते हैं, जो सैंटोस के क्लिनिक पे अपना चेकअप करवाने आई है। सैंटोस टेरेसा से कहता है कि डाइविंग ऐसा प्रोफेशन है जहां इन्फेक्शन लगना बहुत आम बात है, लेकिन उसके कान बिल्कुल सेफ है, उसे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। टेरेसा बताती है कि जल्दी उसे जापान में एक टूर्नामेंट में हिस्सा लेना है, इसीलिए वो नहीं चाहती कि उसे कोई परेशानी हो। सैंटोस यहाँ बातों बातों में रिवील करता है कि उसकी वाइफ भी पहले एक प्रोफेशनल डाइवर हुआ करती थी। सैंटोस से टेरेसा को मरीना की खबर मिलती है और उसे यही पता चलता है कि मरीना इस वक्त कहाँ काम करती है। इस इंसिडेंट के दौरान ही सैंटोस टेरेसा को एक म्यूजिकल इवेंट के लिए इनवाइट करता है, जो खास हियरिंग इंपेयर्ड लोगों के लिए ऑर्गेनाइज की गई है। ये पूरा इवेंट सैंटोस की क्लिनिक ही स्पॉन्सर कर रही थी और वो बताता है कि यहाँ मरीना भी आने वाली है। तो ऐसे में टेरेसा इवेंट में लुइजा को साथ लेकर आती है, जहाँ मरीना इन्हें देख लेती है। इस वजह से उसे अपने एक्सीडेंट का फ्लैशबैक परेशान करने लगता है और उसे वापस से रिंगिंग सुनाई देने लगती है। वो इवेंट से बाहर निकल जाती है और सैंटोस उसे संभालता है और उसे पूछता है कि अचानक उसे वापस ये अटैक कैसे आ गया, जबकि काफी वक्त से वो बिल्कुल ठीक रही है। इस पर मरीना कहती है कि हो सकता है कि वो प्रेग्नेंट हो। ये सुन सैंटोस बहुत खुश हो जाता है और मरीना को काम से छुट्टी लेने को कहता है, लेकिन मरीना कहती है कि वो एक्वेरियम में काम करना पसंद करती है और उसे छोड़ना नहीं चाहती। तो अगले दिन काम के दौरान मरीना से मिलने टेरेसा आती है, जो उसे उसकी और लुइजा की पुरानी तस्वीर गिफ्ट करती है। टेरेसा मरीना को वापस से स्टेडियम आने के लिए इनवाइट भी करती है। हम देख पाते हैं कि मरीना टेरेसा से मिलकर काफी खुश नजर आ रही थी। तो अगले सीन में हम मरीना और सैंटोस को एक डॉक्टर कॉन्फ्रेंस में देखते हैं, जहां मरीना नए ड्रग्स के इफेक्ट्स के बारे में बात कर रही थी। वो कहती है कि टिनाइटिस की बीमारी होने से पहले भी वो काफी सेंसिटिव और इंट्यूटिव रही है और उसे पता चल जाता है जब उसका शरीर उसे कोई चेतावनी देने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन सैंटोस और बाकी डॉक्टर्स ड्रग्स के इफेक्ट के बारे में बात करते हैं और मरीना के पर्सनल एक्सपीरियंस को दरकिनार कर देते हैं। वो पूछते हैं कि क्या इस ड्रग से मरीना की शादीशुदा लाइफ पे कोई इफेक्ट पड़ा है, क्योंकि सैंटोस के हिसाब से वो लोग प्रेगनेंसी के लिए कोशिश
कर रहे हैं। इस बात का जवाब सैंटोस देता है और कहता है कि उनकी पर्सनल लाइफ पे कोई असर नहीं पड़ा है। मरीना इस डिस्कशन से काफी अनकंफर्टेबल फील कर रही थी और यहाँ से बाहर निकल जाती है। नाउ मरीना सीधे स्टेडियम पहुंचती है और एक बार फिर से डाइविंग करने की कोशिश करती है। यहाँ टेरेसा उसका स्वागत करती है, उसे इनकरेज भी करती है। मरीना वापस से पूल में डाइव कर पाती है। अब घर वापस पहुंचने पर सैंटोस मरीना से पूछता है कि आखिर वो बीच कॉन्फ्रेंस में गायब क्यों हो गई थी। इस पे मरीना उनके पर्सनल लाइफ से जुड़े डिस्कशन पे आपत्ति जताती है, लेकिन सैंटोस मरीना के काम का मजाक बनाने लगता है, सेइंग कि एक्वेरियम में भी वो लोगों के सामने खुद को एक्सपोज ही करती है। इससे मरीना बहुत अपसेट हो जाती है और गुस्से में वहां से निकल जाती है। तो अगले दिन मरीना वापस स्टेडियम पहुंचती है, जहां टेरेसा, लुइजा और बाकी सभी डाइवर्स सोनिया के मास्टर परफॉर्मेंस को देखने आए थे। हमें पता चलता है कि सोनिया अपने दिनों में गोल्ड मेडल चैंपियन रही है। हम यहाँ एक बार फिर टेरेसा और मरीना को साथ देखते हैं, जहां टेरेसा मरीना को उसके और लुइजा के बचपन की एक तस्वीर दिखाती है जो उसने कहीं से हासिल की थी। मरीना एक बार फिर से इस तस्वीर को देख बहुत खुश हो जाती है और टेरेसा को बताती है कि वो और लुइजा हमेशा से बहुत अच्छे दोस्त थे। परफॉर्मेंस के बाद मरीना सोनिया को स्विमिंग कॉस्ट्यूम बदलने में मदद करती है, जब मरीना सोनिया के शरीर पे कुछ पुराने जख्म देखती है। इस पे सोनिया मरीना से कहती है कि एक डाइवर को हमेशा दुनिया से अपनी कमजोरियों को छुपा कर रखना पड़ता है। इसी दौरान यहाँ लुइजा आ जाती है, जो मरीना को अचानक जापान टूर्नामेंट से पहले स्टेडियम ज्वाइन करने के लिए कन्फ्रंट करती है। वो कहती है कि पिछली बार वो टूर्नामेंट से भाग गई थी और लुइजा को बहुत मुश्किल से नई पार्टनर मिल पाई है। मरीना यह कहती है कि उसका झगड़ा करने का कोई इरादा नहीं है और वो यहाँ सिर्फ सोनिया के कहने पे आई है। लुइजा उसे पूछती है कि क्या अब उसे आवाजें सुनाई देना बंद हो गई, जिसपे मरीना कहती है कि अब वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन लुइजा उसकी बात पे यकीन नहीं करती और उसे यहाँ से चले जाने को कहती है, क्योंकि उसकी साइकोलॉजिकल हालत के कारण कोई भी डॉक्टर उसे टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लेने देगा। इस बात से मरीना बहुत अपसेट दिखती है, लेकिन कोई जवाब नहीं देती। तो आगे हम मरीना को एक्वेरियम पर देखते हैं, जहां उसे बताया जाता है कि आज उनका शो कैंसिल हो गया है। मरीना लुइजा की बात अब भी भूल नहीं पाई थी और ये सब सोचते हुए वापस स्टेडियम पहुंच जाती है। मरीना सोनिया की कॉस्ट्यूम पहनकर डाइव परफॉर्म करती है, जिससे सोनिया और टेरेसा उसकी काफी तारीफ करते हैं, क्योंकि उसका फॉर्म बिल्कुल खराब नहीं हुआ था। यहाँ मरीना सोनिया के असिस्टेंट बनने की बात करती है, जिससे लुइजा बहुत गुस्सा हो जाती है और वहां से चली जाती है। नाउ घर पर अब तक ये बात सैंटोस को भी समझ आ गई थी कि मरीना ने वापस डाइविंग शुरू किया है। वो मरीना को एक्वेरियम छोड़ने के लिए और वापस स्टेडियम ज्वाइन करने के लिए कन्फ्रंट करता है। सैंटोस मरीना को ये सब छोड़ देने कहता है, क्योंकि इससे उसका टेनाइटिस वापस शुरू हो सकता है, लेकिन मरीना कहती है कि वो इस वक्त फैमिली शुरू नहीं करना चाहती और इंस्टेड अपने करियर पे ध्यान देना चाहती है। सैंटोस को मरीना की जिद सही नहीं लगती और अंततः मरीना को अपना घर छोड़ना पड़ता है। तो नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मरीना अपना सामान लेकर टेरेसा के पास आती है, जो उसे अपने घर में जगह देती है। अगले दिन मरीना टेरेसा की जगह लुइजा के साथ डाइव करने आती है और लुइजा उसे पूछती है कि वो यहाँ क्यों आई है। इस पे मरीना कहती है कि वो टेरेसा के कहने पे ही उसके साथ काम करने आई है। लुइजा कहती है कि टूर्नामेंट में कुछ ही वक्त बचा है और अब उन्हें टीम में कोई बदलाव नहीं करना चाहिए, लेकिन मरीना उल्टा लुइजा को उसके स्ट्रैटेजी पे सवाल उठाती है, सेइंग कि लुइजा बहुत सेफ टेक्निक्स का इस्तेमाल करती है, जिसके कारण वो टूर्नामेंट से बाहर हो सकती है। इनफैक्ट उसका कहना था कि टेरेसा खुद भी लुइजा के साथ ज्यादा दूर नहीं जाना चाहती। नाउ डाइव के बाद सोनिया भी लुइजा से बात करती है और कहती है कि अगर उन्हें मेडल जीतना है तो लुइजा को कुछ टफ और ट्रिकी मूव्स का इस्तेमाल करना होगा। वो ये भी कहती है कि अब मरीना भी यहाँ उसके अगेंस्ट कम्पीट करने आई है और उसका एक्सपीरियंस लुइजा से काफी बेहतर है। हम देख पाते हैं कि लुइजा इस बात से काफी चिंतित दिखती है। तो अगले सीन में हम लुइजा, टेरेसा और मरीना को चेंजिंग रूम में देखते हैं, जहां लुइजा जानबूझकर रेडियो पर बजिंग साउंड बजा देती है ताकि मरीना को परेशानी हो सके। मरीना आवाज का सोर्स ढूंढने की कोशिश करती है और सब समझ जाती है। इस हादसे के बाद लुइजा और टेरेसा वापस से डाइव प्रैक्टिस के लिए जाते हैं, लेकिन इस बार लुइजा बेहतर परफॉर्म करने की कोशिश में अपना आर्म स्प्रेन कर लेती है। लुइजा बहुत बुरी तरह घायल हो गई थी और इस चोट के लिए वो मरीना को ब्लेम करती है, लेकिन मरीना कहती है कि हेट एक बहुत पावरफुल इमोशन होता है, अतः अगर लुइसा उसे इतनी ही नफरत करती है तो उसे इसका इस्तेमाल प्रैक्टिस में करना चाहिए, उसके ऊपर चिल्लाने में नहीं। वो उसे उसके कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए कांग्रेचुलेट भी करती है और कहती है कि वो सचमुच उसके साथ डाइव करना चाहती है। नाउ लुइसा के आर्म की हालत देख डॉक्टर उसे सेमीफाइनल्स में हिस्सा लेने से मना कर देते हैं और आराम करने की सलाह देते हैं। दूसरी तरफ मरीना और टेरेसा काफी बॉन्ड कर पाते हैं और टेरेसा मरीना को एक खास जगह लेकर आती है जहां सभी अपने विशेष मांगने आते हैं। यहाँ मरीना भी एक पेपर पे अपनी विश लिखती है, लेकिन हम देखते हैं कि टेरेसा उसका पेपर चुरा लेती है। यहाँ हम नोटिस करते हैं कि टेरेसा का व्यवहार कुछ अजीब होते जा रहा है और वो क्लियरली मरीना से ऑब्सेस हो रही थी। तो अगले दिन मरीना सैंटोस और बाकी सभी के साथ ग्रुप थेरेपी के लिए जाती है, जहां सैंटोस उसे अवॉइड करता है। मरीना इस स्थिति से काफी अपसेट दिखती है, लेकिन टेरेसा उसे कन्फ्रंट करती है और हम देखते हैं कि वो दोनों क्लोज आ जाते हैं। अगले दिन जब मरीना की नींद खुलती है तो वो देखती है कि टेरेसा ने उसकी 4 साल पहले वाली जैकेट पहनी हुई थी, जो
वॉकर से कुछ ही दिन पहले गायब हो गया था। वो टेरेसा को इस बात के लिए कन्फ्रंट करती है और टेरेसा बहुत गुस्सा हो जाती है। वो मरीना को उसके करियर को लेकर उल्टा सीधा सुनाती है और वहां से गुस्से में निकल जाती है। नाउ इस पॉइंट पे सेमीफाइनल्स में अब कुछ ही वक्त बचा था, अतः सिचुएशन को देख सोनिया टेरेसा और मरीना को पार्टनर्स बना देती है ताकि लुइजा को ठीक होने का वक्त मिल सके और फाइनल्स में वो वापस अपनी जगह ले सके। टेरेसा इस बात से काफी खुश नजर आती है। इनफैक्ट वो मरीना से ये तक कह देती है कि उसे नहीं लगता लुइजा फाइनल तक रिकवर कर पाएगी। ये बात लुइजा सुन लेती है और उसे बहुत बुरा लगता है। नाउ जापान जाने से पहले मरीना एक बार इनाकियो से मिलने जाती है। इनाकियो यहाँ एक म्यूजियम को संभालता है और वो बुद्धिज्म भी प्रैक्टिस करता था, जहाँ कई मंक्स वगैरह उसके साथ ही रहते थे। बातों बातों में इनाकियो मरीना को म्यूजियम दिखाने लाता है और सजेस्ट करता है कि उसे सैंटोस से बात करनी चाहिए, लेकिन मरीना इस पे कुछ नहीं कहती। मरीना यहाँ म्यूजियम टेरेस पर कई मॉन्क्स को देखती है जो सभी ध्यान में लीन थे। मरीना कहती है कि उन्हें देखकर लग रहा है कि ये सभी बिल्कुल शांत है, लेकिन ऐसी शांति पाने के लिए उन्हें बहुत कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ा होगा। इस पर इनाकियो कहता है कि शांति असल में बहुत सुकून देती है, खास करके तब जब इंसान अपने दिल की सुनना शुरू कर दे। खैर, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टेरेसा एक अपॉइंटमेंट के दौरान सैंटोस को सेड्यूस करने की कोशिश करती है, जो सैंटोस को बहुत अजीब लगता है। तो अगले सीन में हम मरीना और टेरेसा को जापान में देखते हैं, जहां वो सेमीफाइनल्स क्लियर कर लेते हैं। न्यूज और टीवी पे मरीना और टेरेसा के सिंक्रोनिटी और पार्टनरशिप को काफी अप्रिशिएट किया जाता है और उनका एक इंटरव्यू लिया जाता है। इंटरव्यू के दौरान मरीना से पूछा जाता है कि वो वापस फाइनल्स खेलने आएगी या नहीं। इस पर मरीना कहती है कि वो यहाँ बस एज ए सब परफॉर्म करने आई है, लेकिन टेरेसा उसकी बात काट देती है और कहती है कि उनकी पार्टनरशिप काफी अच्छी है और वो फाइनल्स में भी अच्छा परफॉर्म करेंगी। यहाँ इंटरव्यूअर मरीना के 4 साल पहले वाली एक्सीडेंट का टेप प्ले कर देती है और मरीना से कुछ डिफिकल्ट सवाल पूछने लगती है कि आखिर उसने अपने एक्सीडेंट के बाद डाइविंग वापस कैसे शुरू की। ये टेप देख मरीना की हालत वापस खराब होने लगती है और वो तुरंत वो टेप बंद करवा देती है और यहाँ से निकल जाती है। इधर ब्राजील वापस आने पर मरीना और टेरेसा पाते हैं कि लुइजा बिल्कुल ठीक है। लुइजा मरीना को टॉन्ट करती है सेइंग कि वो अपनी जगह किसी को लेने नहीं देगी, लेकिन मरीना यहाँ मुस्कुराती है और लुइजा को एक गिफ्ट देती है। ये गिफ्ट एक जापानीज कॉफी मग था जो एक्चुअली में टूटने के बाद वापस से जोड़ा गया था। मरीना लुइजा को एडवाइस करती है कि एज ए स्पोर्ट्स पर्सन हमारी इंजरी हमें और मजबूत बनाती है। इस पे लुइजा कहती है कि वो दोनों अब वापस कभी पार्टनर्स नहीं बन सकते और उसने मरीना की डाइव भी सीख ली है, अतः अब मरीना को टूर्नामेंट में हिस्सा लेने का सपना छोड़ देना चाहिए। तो इसके बाद हम देखते हैं कि मरीना वापस अपने एक्वेरियम जाती है, जहां वो देखती है कि 2 नए लोगों ने मरीना की जगह ज्वाइन किया है। पूछने पर उसे बताया जाता है कि इन एम्प्लॉयज को टेरेसा ने ही यहाँ रखवाया है। यही नहीं, टेरेसा मरीना के सपोर्ट ग्रुप में भी आ जाती है, जहां सैंटोस और बाकी सब उसे देख काफी चौंक जाते हैं। वो सैंटोस से पूछती है कि क्या मरीना भी यहाँ आती है, लेकिन सैंटोस उसे यहाँ से चले जाने को कहता है क्योंकि इस ग्रुप में सिर्फ ऑथराइज्ड लोग ही आ सकते हैं। अब उस रात सोते हुए टेरेसा को भी मरीना की तरह बज और रिंग सुनाई देने लगती है और वो बहुत बेचैन हो जाती है। वो मरीना से कहती है कि यहाँ कोई चीज है जो आवाज कर रही है, लेकिन मरीना उससे कहती है कि यहाँ कुछ भी नहीं है। टेरेसा की हालत देख मरीना समझ जाती है कि वो भी उसी की तरह टिनाइटिस के सिम्टम्स एक्सपीरियंस कर रही है और वो उसे कंफर्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन टेरेसा मरीना से कहती है कि उसे ये बीमारी उसी की वजह से हुई है और लुइजा उसके बारे में सही कहती थी। इस बात से मरीना बहुत दुखी हो जाती है। तो नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मरीना इनाकियो से मिलने आती है और कन्फेस करती है कि उसे डर है कि टेरेसा की बात सच है और उसे उसी की वजह से ये बीमारी हुई है, लेकिन इनाकियो उससे ऐसा नहीं सोचने को कहता है। इनाकियो सजेस्ट करता है कि शायद ऐसा जापान से लिए हुए फ्लाइट के कारण हुआ होगा, क्योंकि केबिन के अंदर काफी प्रेशर होता है। तो अगले दिन टेरेसा और लुइजा साथ में डाइविंग प्रैक्टिस करने आते हैं, जहां टेरेसा को ठीक मरीना की तरह अटैक आने लगता है। लुइजा समझ जाती है कि उसे भी मरीना की तरह सिम्टम्स आ रहे हैं और वो गुस्से में वहां से ये कहकर जाने लगती है कि वो सोनिया को सब कुछ बता देगी, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसे वापस से टूर्नामेंट से बाहर होना पड़े। टेरेसा की हालत बहुत खराब होने लगती है और वो लुइजा को रोकने की कोशिश करती है। जब लुइजा नहीं रुकती तो वो उसके टॉवेल में कांच के टुकड़े रख देती है ताकि उसे भी चोट पहुंचा सके, लेकिन तभी मरीना यहाँ जाती है और लुइजा को बचा लेती है। तो इसके बाद हम मरीना को इनाकियो के म्यूजियम में देखते हैं, जहां उसे अचानक ही हल्की बजिंग सुनाई देने लगती है, मीनिंग कि कहीं न कहीं उसे वापस से टिनाइटिस के सिम्टम्स महसूस हो रहे हैं। मरीना सैंटोस के हॉस्पिटल आती है, जहां इनाकियो भर्ती था क्योंकि उसकी तबीयत काफी खराब हो पड़ी थी। मरीना सैंटोस से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन सैंटोस मरीना को अब भी डाइविंग छोड़ देने की सलाह देता है। उस रात मरीना वापस टेरेसा के घर जाती है, जहां उसे वही कागज का टुकड़ा मिलता है जिसपे मरीना ने अपनी विश लिखी थी। इस पे मरीना ने लिखा था कि वो अपनी जिंदगी में वो बनना चाहती है जो वो हमेशा से चाहती थी। वो टेरेसा के पास जाती है और उसे संभालने की कोशिश करती है, लेकिन टेरेसा उसे वापस जाने कहती है, सेइंग कि उसकी किस्मत कहीं और है। तो आगे हम फाइनल टूर्नामेंट का सीन देखते हैं, जहां मरीना और लुइजा एक बार फिर साथ में परफॉर्म कर रही हैं, लेकिन डाइव से जस्ट पहले मरीना को वापस से टिनाइटिस का वही दौरा पड़ता है जो उसने 4 साल पहले महसूस किया था। वो प्रैक्टिस राउंड से जस्ट पहले दर्द से कड़ाने लगती है। मरीना चेंजिंग रूम
में जा पहुंचती है और यहाँ लुइजा भी आती है और देखती है कि मरीना ने अपने हाथ में एक पेन पकड़ा हुआ है जो वो अपने कान में डालने वाली है। लुइजा उसे रोकती है और कहती है कि अगर वो ऐसा करेगी तो कभी भी स्टेडियम में तालियों का शोर नहीं सुन पाएगी। इस पे मरीना कहती है कि उसने कभी भी डाइविंग तालियों के लिए नहीं किया था। हम देखते हैं कि मरीना अपने सामान से एक लोहे की कील निकालती है और अपने ही कान में डाल लेती है। खून से लथपथ हालत में मरीना लुइजा के साथ फाइनल डाइव परफॉर्म करती है, जिसके बाद वो दोनों जीत जाते हैं। मूवी के एंड सीन में हम मरीना और लुइजा को आपस में गले लगते हुए देखते हैं, जहां मरीना के कान से खून बहे जा रहा था और उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। यहीं पे ये फिल्म समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी फिल्म टिनाइटस की पूरी कहानी, जो कि बहुत ही कंफ्यूजिंग है और थोड़ी सिंपल एंड अजीब सी है। इसलिए हम शॉर्ट में समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ आखिर क्या पोर्ट्रे किया गया है। तो टिनाइटस बेसिकली एक बॉडी हॉरर थ्रिलर मूवी है, जहां हम मरीना नाम के किरदार का सफर देखते हैं। बॉडी हॉरर इंसानी शरीर से जुड़े ग्राफिक डिस्ट्रक्शन को दिखाती है और कहानी में ऐसा कई बार दिखाया गया है। यहाँ टिनाइटस बीमारी को काफी हॉरिफिक वे में दिखाया गया है, जहां एज एन ऑडियंस कई बार हम खुद रिंगिंग और बजिंग साउंड को सुन सकते हैं, जो कभी कभी कंफ्यूज कर देती है। यह फिल्म सिनेमैटिकली काफी खूबसूरत तरीके से शूट किया गया है और इसका डिपिक्शन भी काफी सुंदर है, जो कि वाकई एक्सपीरियंस करने की चीज है। अब फिल्म की कहानी तो मैंने डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है। बस यहाँ हम देख पाते हैं कि एंड में मरीना को टूर्नामेंट जीतने के लिए अपने कान को, इनफैक्ट अपने हियरिंग तक को सैक्रिफाइस करना पड़ता है। यह मेटाफोरिक है कि शुरुआत में इनकांटोस ने कहा था कि टिनाइटस के कारण उसे कभी कभी अपने कान में कुछ चुभो लेने का दिल करता है ताकि उसे शांति मिल सके, और अंत में मरीना भी यही करती है। फिल्म की जो सेटिंग है उसमें कई ऐसे ही हॉरर एलिमेंट्स हैं, एंड बॉडी हॉरर इसी तरह का होता है, जहां प्रॉब्लम्स अपने बॉडी से होती है बट यू कैन गेट ओवर इट। लेकिन समटाइम्स मूवी में ऐसा नहीं भी होता। फिल्म में ऐसे बहुत सारे हॉरर एलिमेंट्स हैं जो फिल्म देखने पे ही एंजॉय किए जा सकते हैं, जैसे साउंड इफेक्ट, ब्यूटीफुल शॉट्स जो कि टिनाइटस का विजुअल रिप्रेजेंटेशन भी है और इससे पीड़ित लोगों का दर्द भी जाहिर करता है।